तरह पेश आई। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा। उन्होंने मुझे कोई काम नहीं दिया। उन्होंने मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बनाई और मेरे कमरे में ले आई। यह देखकर मैं थोड़ा शांत हुई और उन पर मेरी नाराज़गी कम हो गई। हालांकि जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, मैंने देखा कि वह थोड़ी लंगड़ा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि पिछली रात से वह अभी भी दर्द में थी। इससे मेरे मन में फिर से आग भड़क उठी और मैं छिड़ गई। मेरे मन में जलन के अलावा मेरी तन में भी आग जल रही थी। मेरी बदकिस्मती से मुझे दोनों में से किसी भी आग को बुझाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। दिन बीतता गया। मैंने ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताया। दीदी ने दोपहर का खाना भी मेरे कमरे में भिजवा दिया था, पर मैंने मुश्किल से खाया। लगभग 2:00 बजे दीदी मेरे कमरे में आई और बोली कि मांझी, मेरी सास मंदिर जाना चाहती है। उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनके साथ चलूंगी। मैं दीदी के पास बिल्कुल भी जाने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैंने बहाना बनाया कि मेरे सिर में अभी भी दर्द है और कहा कि मैं घर पर ही रहूंगी। उन्होंने कहा कि वे समझती हैं। उन्होंने बताया कि मैं घर पर अकेली रहूंगी क्योंकि नौकरों ने आज छुट्टी ले ली है। जैसे ही वे कमरे से बाहर गई, मेरे दिमाग में एक विचार कौन था। मैं उनके घर से निकलने का इंतजार करने लगी। अगर मांझी मंदिर जाती हैं तो उन्हें लौटने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। मेरे विचार को पूरा करने के लिए इतना समय काफी था। लगभग 3:30 बजे मांझी, दीदी और मेरा भतीजा मंदिर के लिए निकल पड़े। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैं कार के कोने पर मुड़ने का इंतजार करने लगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे जा चुके हैं। कार के कोने पर मुड़ते ही मैंने दरवाजा बंद किया और देखा कि मैं अकेली तो नहीं हूं। संतुष्ट होकर मैं अपनी योजना पर आगे बढ़ी। मैं जल्दी से किचन में गई। सब्जियों में से एक खीरा ढूंढने के लिए मैंने उसे पानी से साफ किया और पोंछ कर सुखाया। मैं अपने कमरे में आई। फिर मैं भाई साहब और दीदी के कमरे में गई। मैंने जो कुछ भी लाया था उनके बिस्तर पर रख दिया। मैंने सावधानी से अलमारी खोली और भाई साहब की कमीज निकाली। उन्होंने उसे हाल ही में पहना था। उनकी कस्तूरी जैसी खुशबू अब भी आ रही थी। फिर मैंने उनकी कमीज पर उनका कोलोन छिड़का। अब कमीज से बिल्कुल भाई साहब की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने बिस्तर साफ किया और नहाने का तौलिया बिस्तर पर बिछा दिया। मैंने अपने फ़ोन को एयरपोर्ट से कनेक्ट किया। फिर मैं एक ऑडियो वेबसाइट पर गई और जेजी भू वाला क्लिप चलाया। यह 24 मिनट लंबा था। ऑडियो क्लिप शुरू होते ही मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने कल्पना करने की कोशिश की कि राकेश भाई साहब जेजी है और खुद को ऑडियो क्लिप में बहूं, क्योंकि मैंने भाई साहब की कमीज पहनी हुई थी। मुझे लगा कि वह भी मेरे साथ है। सब कुछ गलत था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं पूरी तरह खुशी महसूस कर रही थी और मैंने इसे जारी रखा। थोड़ी देर बाद मैंने राकेश भाई साहब की कमीज उतारी और उसे वहीं रख दिया जहां से मैंने उसे पाया था। मैंने अपने कपड़े पहने, सामान समेटा और बिस्तर साफ किया। मैंने यह सुनिश्चित किया कि बिस्तर वैसा ही रहे जैसा पहले दिखता था। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी इस कारनामे का कोई सबूत नहीं है तो मैं अपने कमरे में लौट आई। पिछली रात से मेरी जो भय चली थी वे गायब हो गई और मेरे चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी। अपनी योजना पूरी होने से खुश होकर मैंने नहाने का फैसला किया। एक लंबे आरामदायक स्नान के बाद मैं बाहर आई और कपड़े पहने। मैंने साड़ी पहनने का फैसला किया। जैसे ही मैं तैयार हुई, मुझे कार के आने की आवाज़ सुनाई दी। मांझी और दीदी वापस आ गई थी। कुछ मिनट बाद जब मैं नीचे गई तब तक वे हॉल में बैठ चुकी थीं। दोनों ने मेरे सिर दर्द के बारे में पूछा। मैंने कहा कि थोड़ी नींद और नहाने के बाद मैं ठीक हूँ। दीदी ने कहा, तुम पहले से ज्यादा खुश लग रही हो। जरूर थोड़ी। नींद और नहाने के बाद मैंने बस उनकी तरफ मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह अभी भी हिल नहीं पा रही थी और अभी भी दर्द कर रही थी, लेकिन इस बार मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उस छोटी सी बातचीत के बाद दीदी मुझे फिर से छोटे मोटे काम कर शुक्रिया। फिर वो अपना फोन देखने चले गए। इस बात से राहत महसूस करते हुए कि मैं ज्यादा सोच रही थी, मैंने बाकियों को चाय देनी शुरू कर दी। मैंने मन ही मन सोचा, शायद वह तब आए होंगे जब मैं नहा रही थी, क्योंकि उसने मेरे साथ सामान्य व्यवहार किया। इसलिए मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। मैं दीदी के साथ रसोई में चली गई और हमने चाय पी। कुछ मिनट बाद मैं चाय के कप लेने बैठक में वापस आई। जब मैं कप उठा रही थी, दीदी ने मुझे रसोई से आवाज़ दी कि छत पर सूखने के लिए रखे कपड़े ले आओ। मैंने वापस फ़ोन किया और कहा, ठीक है। चाय के कप रसोई में रखकर मैं कपड़े लेने चली गई। बैठक में पहुंचते ही मैंने देखा कि भाई साहब वहां नहीं थे। धीरज और मांझी कुछ बात कर रहे थे। दीदी रसोई में थी और मेरा भतीजा बाहर आंगन में खेल रहा था। मैं कपड़े लेने ऊपर छत पर गई। मुझे हैरानी हुई कि भाई साहब छत पर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। जैसे ही मैं छत पर पहुंची,
उन्होंने मेरी तरफ देखा और सहजता से मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने फ़ोन पर अपनी बातचीत जारी रखी। मैंने भी उन्हें मुस्कुराकर जवाब दिया और कपड़े लेने चली गई। मैंने आधे कपड़े ले लिए थे कि भाई साहब छत के दरवाजे की तरफ बढ़े और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उन पर ध्यान न देने की पूरी कोशिश करते हुए कपड़े उठाती रही। मेरा काम लगभग पूरा हो गया था, बस कुछ ही कपड़े बचे थे। जैसे ही मैं आखिरी कपड़े उतार रही थी, भाई साहब आकर मेरे सामने खड़े हो गए। मधु, उन्होंने मीठी मुस्कान के साथ कहा। जी भाई साहब, मैंने बिना नज़र मिलाए पूछा। मैं शाम को कुछ फाइलें लेने घर आया था। उनकी आवाज़ में शरारत भरी थी। मैंने उनकी तरफ देखी। मैं चिंतित और डरी हुई थी। मैंने कहा, जी भाई साहब, दीदी ने बताया था। जब आप आए तो मैं नहा रही थी। माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि आप आएंगे। उन्होंने हंसते हुए मुझे एक मुस्कुराहट दी। फिर उन्होंने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हारे नहाने जाने से पहले ही आ गया था। असल में पूरे 15 मिनट पहले वह हर कुछ शब्दों के बाद रुकते और अंत में चुप हो जाते। हम दोनों बिना हिले वहीं खड़े रहे। जैसे जैसे उनके शब्द हमारे दिमाग में उतरने लगे, एक भयानक सन्नाटा छा गया। उन्होंने मुझे उनके कमरे में उनके सामने यह हरकत करते हुए पकड़ लिया था। मेरे पति के बड़े भाई, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे बुरी तरह डरा हुआ देखकर भाई साहब ने मेरे कंधे पर एक आश्वस्त करने वाला हाथ रखा और कहा, आराम करो मधु। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरी सांसें भारी हो गई थी। मैं हकलाने लगी, भाई साहब, वो मुझे माफ करना। तभी उन्होंने अपनी दाहिनी तर्जनी मेरे मुंह पर रख दी। मैंने घर की तरफ देखा। उन्होंने कहा, शश, कुछ मत कहो। उन्होंने आगे कहा, थोड़ा आराम करो। मैंने खुद को शांत करने और आराम करने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं गहरी सांसें ले रही थी। मैं भाई साहब की तरफ देख नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने अपना सिर नीचे कर लिया और जमीन की तरफ देखने लगी। फिर उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने कहा, शादी के पहले 6 महीनों में तुम ऐसा कुछ सिर्फ 2 वजहों से करोगी। उन्होंने आगे कहा, या तो धीरज तुम पर ध्यान नहीं देता, जो नामुमकिन है क्योंकि तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। मैंने अचानक अपनी नज़रें उठाई, लेकिन फिर जल्दी से नीचे देख ली। हालांकि भाई साहब ने मेरी नज़रें पकड़ ली और बोले, हाँ, तो बस वो तुम्हें प्यार नहीं करता। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने अपनी नज़रें मेरी तरफ क्यों घुमाई। मैं बिना कुछ बोले वहीं खड़ी रही। भाई साहब ने फिर सख्ती से कहा, जवाब दो मधु। मैं लड़खड़ा गई और धीमी आवाज में बोली, मैंने कल रात तुम्हारी और दीदी की बात सुनी थी। भाई साहब ने फिर कहा, ओ। मैं एक बार फिर माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा, माफ़ करना भाई साहब, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। प्लीज़ किसी को मत बताना। राकेश भाई साहब हंस पड़े और बोले, ओ मधु, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूं जो सोने की मुर्गी को मार दूं। मैं किसी को क्यों बताऊंगा। यह सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। पहली बार मैंने भाई साहब की तरफ देखा और बोली, मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, मधु, तुम्हें खूब। उसकी बात सच थी। दोपहर में अपने किए से मैं पहले ही रेखा पार कर चुकी थी। उसने कहा, तुम तो पहले ही दूसरी तरफ कदम रख चुकी हो। जब यह हकीकत बंदी के बीच में परिवाद करेंगे और करे के बीच की रेखा पार कर चुकी थी। सकता है तो कल्पना से क्यों रुकना। बात बहुत आसान है। फिर उसने आगे कहा, मधु, सच कहूं तो अगर तुम मेरे भाई की पत्नी ना होती तो शायद मैं तुम्हें प्यार करता। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या कहती हो मधु, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो। इस बार मैंने तुरंत जवाब दिया। मैंने कहा, हाँ भाई साहब, हाँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अब से जब हम अकेले हो मुझे भाई साहब मत कहना। मुझे मेरे नाम से बुलाना, जैसे आज शाम को तुम आवाज़ें निकल रही थी। मैं थोड़ा शर्मा और सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। मैंने ऊपर देखा, क्षण भर के लिए हिचकिचाई, फिर हिम्मत जुटाई और कहा, हाँ राकेश, हाँ मैं तुम्हें चाहती हूँ। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान तैर गई। मैं भी खुश हो गई और मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी सुप्रिया दीदी ने मुझे नीचे से आवाज़ दी। मैं जल्दी से अपनी ध्यान से बाहर आई और बोली, आ रही हूँ दीदी। कपड़ों की टोकरी और कपड़े की रस्सी से बचे हुए कपड़े उठाए और नीचे जाने लगी। कहानी जारी रहेगी।